मैं उसके अचानक आगमन से सकते में आ गया था, लेकिन ब्योमकेश उठकर उसकी ओर बढ़ा। शायद सिर चकराने की वजह से उसने अपने हाथों को अंधे की तरह आगे किया। ब्योमकेश ने तेजी से उसके हाथों को पकड़ा और उसे कुर्सी तक ले आया। उसके इशारे पर मैंने पंखा चला दिया। पहले कुछ पकड़ा, कुछ मिनट वह साड़ी से मुंह दाबे आंसू बहाती रही। हमने भी उसे शांति से संभलने का समय दे दिया। हमारे इस उठापटक के जीवन में भी ऐसा पहली घटना थी। मैंने सत्यवती को एक ही बार देखा था। उस समय वह एक आम शिक्षित बंगाली लड़की से अलग कतई नहीं लगी थी। ऐसी स्थिति में, इस संकट की घड़ी में अपने सारे संकोचों को छोड़कर उसका सीधा हमारे पास आना न केवल कल्पना से परे था, बल्कि एक असाधारण घटना थी। संकट की घड़ी में अधिकांश बंगाली लड़कियों कांठ की गुड़िया बन जाती हैं, किंतु इस दुबली पतली सौंवली लड़की ने मुझे आश्चर्य में डाल दिया। उसके पैरों की धूल से सुनहरी चप्पलों से लेकर उलझे बालों के नीचे गुंथी चोटियों तक उसके संपूर्ण शरीर में एक आभा झलक रही थी। उसने अपनी आंखें पोंछी और सिर उठाकर दोहराया, ब्योमकेश बाबू, दया करके मेरे भाई को बचा लीजिए। मैंने देखा, यद्यपि उसने अपने ऊपर नियंत्रण कर लिया था, फिर भी उसका स्वर कौंप रहा था। ब्योमकेश ने धीरे से कहा, मैंने सुना कि आपके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। किंतु सत्यवती ने बात काटकर व्याकुलता में कहा, वह बेकसूर है। वह कुछ नहीं जानता, उसने कोई अपराध नहीं किया है। यह कहकर वह फिर रोने लगी। मैं देख रहा था ब्योमकेश भीतर ही भीतर काफी प्रभावित हुआ है, पर बाहर से शांत दिख रहा था। वह बोला, लेकिन सबूत जितने भी मिले हैं वे उसी के विरुद्ध हैं। सत्यवती बोली, वे सब झूठे हैं। दादा धन के लिए किसी की हत्या कर ही नहीं सकते। आप शायद नहीं जानते वे कैसे व्यक्ति हैं। ब्योमकेश बाबू, हम दोनों काका की संपत्ति नहीं चाहते, हमें इस संकट से बचा लीजिए। हम जीवन भर आपके एहसान के तले जींगे। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा अब गालों के नीचे बहने लगी थी। उसने इन आंसुओं को पोंछने का प्रयास नहीं किया। संभव है उसे इसका भान भी न हुआ हो। इन बार जब ब्योमकेश बोला तो पहली बार मुझे उसकी आवाज में संवेदना की झलक दिखाई दी। उसने कहा, यदि आपका भाई वास्तव में बेकसूर है तो मैं उसे बचाने की भरसक चेष्टा करूंगा, किंतु वह बेकसूर है। क्या आप मुझे पर विश्वास नहीं कर पाए हैं? मैं अपने सम्मान की कसम खा सकती हूं। दादा यह नहीं कर सकते। वे एक मक्खी तक नहीं मार सकते। एकाएक उसने नीचे झुककर ब्योमकेश के पैर पकड़ लिए। ब्योमकेश तेजी से उठकर एक ओर हो गया। यह आप क्या कर रही हैं? मेहरबानी करके ऐसा न कीजिए। वायदा कीजिए। पहले आप वायदा कीजिए कि आप दादा को छुड़ाया देंगे। ब्योमकेश ने सख्ती से उसे पकड़ा और उसको कुर्सी पर बैठा दिया। उसके बाद उसने बैठकर स्पष्ट रूप से कहना शुरू किया, आप एक बात पर बिल्कुल गलत हैं। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो सुकुमार को छोड़ सकूं। यह केवल पुलिस कर सकती है। मैं यह साबित कर सकता हूं कि वह बेकसूर है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मुझे सारे तथ्यों का पता चले। क्या आप अब तक यह भी नहीं समझ पाई हैं कि जब तक आप मुझसे सब बातें छिपाती रहेंगी, तब तक मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता? सत्यवती ने आंखें नीची करके कहा, मैंने आपसे कोई बात नहीं छिपाई है। हाँ, आपने छिपाई है। उस रात आप कराली बाबू के कमरे में गई थीं और आपको उनकी मृत्यु का पता लग गया था, लेकिन आपने मुझे नहीं बताया। सत्यवती भयभीत आंखों से ब्योमकेश को देखती रही। उसके बाद उसने सिर नीचा कर लिया और चुप बैठी रही। ब्योमकेश ने अब आहिस्ता से पूछा, अब क्या आप सब कुछ बताएंगी? सत्यवती ने आंखें उठाकर कहा, कैसे कहूँ, वह सब कुछ तो दादा के खिलाफ ही जाएगा। ब्योमकेश ने आग्रह भरे स्वर में कहा, बात समझने की कोशिश कीजिए।
यदि आपका भाई बेकसूर है तो सच्चाई उनका कुछ भी बिगड़ने नहीं देगी। आप निर्भय होकर मुझे सब कुछ बता सकती हैं। सत्यवती कुछ देर सिर नीचा किए बैठी सोचती रही, फिर टूटती आवाज में बोली, ठीक है, मेरे पास कोई और उपाय नहीं है। उसने आंसू भर नेत्रों को पोंछा और अपने को नियंत्रित करके कहना शुरू किया, उस शाम दादा की काका से कहा सुनी हुई थी। इससे पहले काका ने अपनी वसीयत में दादा के नाम सारी संपत्ति लिख दी थी। इसको लेकर दोपहर में उनका मोतीदा से काफी झगड़ा भी हुआ था। कॉलेज से लौटने के बाद जब दादा को यह पता लगा तो वे काका के पास गए और जाकर बोले कि वे संपत्ति केवल उनके नाम न करके उसका सब में बंटवारा कर दें। काका को इस तर्क से नफरत थी। जब उन्होंने दादा की दलील सुनी तो वे क्रोधित होकर बोले, तुम क्या मेरे से ज्यादा जानते हो? क्या समझते हो? निकल जाओ यहां से, तुम्हें एक पाई भी नहीं दूंगा। दादा को यह उम्मीद नहीं थी कि इतने नाराज हो जाएंगे। उनके कमरे से निकलकर दादा फणीदा के पास गए। फणीदा अपंग हैं, वे बाहर नहीं जा सकते, इसलिए दादा शाम का समय उनके साथ बिताते हैं। फणीदा से आप भी शायद मिल चुके होंगे। वे कभी स्कूल तो नहीं गए, किंतु काफी पढ़े लिखे हैं। उनके बुकशेल्फ को देखकर आपको अनुमान हो जाएगा कि उन्हें कितने विषयों का ज्ञान है। मैं कभी कभी अपनी पढ़ाई में सहायता के लिए उनके पास भी जाती हूँ। बहरहाल उस शाम दादा बहुत निराश हो गए थे और करीब 8 बजे मुझसे बोले, सत्या में फिल्म देखने जा रहा हूँ, आधी रात तक वापस लौटूंगा, मेरे लिए दरवाजा खुला ही रखना। उन्होंने जल्दी खाना खाया और चुपचाप निकल गए। हमारा खानसामा रात खाना समाप्त हो जाने पर सामने के घर में अपने गांव के दोस्तों के पास काफी देर तक बैठा रहता है। यह मैं जानती थी, इसलिए दादा के आने तक मैंने इंतजार नहीं किया। 10 बजे तक मैंने खाने की मेज को साफ किया और ऊपर अपने कमरे में सोने चली गई। मैं अभी सोई थी कि कुछ आहट सुनकर मेरा आँख खुल गई। मुझे लगा जैसे दादा के कमरे से कुछ आवाज आई है, जैसे कोई भारी चीज, मेज या बड़ा बक्सा फर्श खींचा जा रहा हो। यह सोचकर कि दादा शायद सिनेमा देखकर लौट हैं, मैंने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन जाने क्यों नींद आई ही नहीं। कुछ देर आंखें खोले लेटी रही, दादा से और आवाजें नहीं आईं। मैंने सोचा दादा अब सो गए होंगे। घंटा भर भी बीता न होगा कि गलियारे से मुझे फिर आहट सुनाई दी, जैसे कोई आहिस्ता से चल रहा हो। मुझे आश्चर्य हुआ, दादा कब के सो गए थे तो फिर कौन हो सकता है? मैं धीरे से उठी और दरवाजे की फौंक से देखा, दादा चुपचाप अपने कमरे में घुसे हैं और पीछे से उन्होंने दरवाजा बंद किया है। गलियारे में चूंकि चौंदनी छिटकी हुई थी, इसलिए मैंने स्पष्ट से दादा को देखा था। व्योमकेश ने टोका, केवल एक स्पष्टीकरण, क्या सुकुमार बाबू जूते पहने हुए थे? हाँ। क्या उनके हाथ में कुछ था? नहीं, कुछ नहीं। कोई कागज या बोतल? कुछ नहीं। क्या समय होगा? क्या आपने देखा था? सत्यवती ने कहा, इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि सभी घड़ियों में 12 बजे के घंटे बजने लगे थे। ओह! सत्यवती ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, पहले तो मैं समझ नहीं पाई कि यह सब हो क्या रहा है। दादा 15 मिनट पहले आ गए थे, यह मुझे उनके कमरे से आई आवाज से पता लगा था, तो फिर अब वे कहाँ गए थे? एकाएक मुझे ख्याल आया कि कहीं काका की तबीयत तो खराब नहीं हो गई थे। एकाएक मुझे ख्याल आया कि कहीं काका की तबीयत तो खराब नहीं हो गई और दादा उन्हें देखने गए हों। काका को कभी कभी रात में अर्थराइटिस का दर्द होने लगता था और वे सो नहीं पाते थे। ऐसे मौके पर उन्हें सुलाने के लिए दवा देनी पड़ती थी। मैं आहिस्ता से दरवाजा खोलकर काका के कमरे की ओर जाने लगी।
वे हमेशा दरवाजा खुला ही रखते थे। मैं कमरे में घुसी। वहाँ अंधेरा था पर वहाँ एक अजीब सी महक थी। मैं नहीं कह सकती वह कैसा थी, तेज तो नहीं थी पर थी चारों ओर। क्या वह मीठा महक थी? हाँ वही तो, क्लोरोफार्म। अच्छा फिर? लाइट का स्विच दरवाजे के पास ही था। मैंने लाइट जला दी और देखा कि काका पलंग पर लेटे हैं। मुझे लगा सो रहे हैं। उनके शरीर को देखकर यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता था कि उनकी, फिर भी पता नहीं क्यों मेरी दिल धड़कने लगा। उस महक ने मेरे सांसों में घुटन जैसी पैदा कर दी थी, जैसे किसी ने मेरे नाक पर